हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग की डिमांड पे क्लास 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी के लिए हम कॉमन पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करें। इसमें 40 क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग के 80 क्वेश्चन क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 70 क्वेश्चन आपका सबके लिए कॉमन, जिसमें से 30 आपका क्या रहेगा लैंग्वेज पेपर और 40 रहेगा आपका सामान्य अध्ययन। ठीक है, जिसमें आपको मैथ भी रहेंगे। तो आज आप लोगों के साथ 40 क्वेश्चन डिस्कस करें सभी क्लास के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 या 11 to 12 सभी के लिए। तो जो अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो आपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। जैसे मैथ दे रखा है तो अच्छे से समझाएंगे इसको कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 31 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहता है कि 18, थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर देता हूँ ना, चलिए इसके अच्छे से दिख जाए। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 18 छात्र की एक कक्षा का औसत वजन कितना दे रखा है आपका 30 दे रखा है। यदि अध्यापक के वजन को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत वजन कितना होता है 2 किलो वृद्धि हो जाता है। ठीक है, पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद एक और बढ़ा 19 से फिर 20 में मल्टीप्लाई करके बढ़ाइएगा, तो वो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेंदी हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। एक याद रखें, जब भी न्यू औसत निकालने के फॉर्मूला होता है ओल्ड औसत, उसके बाद कितना वृद्धि हो रहा है और उसके बाद टोटल नंबर, टोटल मेंबर बोल सकते हैं या फुल टोटल मेंबर बोल सकते हैं। तो देखिए हमको न्यू न्यू का मतलब कि हमको अध्यापक का वजन बताना है। तो अब देखिए ओल्ड औसत कितना दे रखा है, आप तो बोलिएगा 30 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करेंगे। वृद्धि हो रहा है कितना का 2 का। अब देखिए पहले 18 छात्र था, अब अध्यापक शामिल हो गया तो कितना 18 में कितना हो गया, तो बोलिएगा 19। 19 दुना कितना होता है, 19 दुना कितना 38, और 38 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका 68। इस तरह से अध्यापक का जो वजन होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता है दो प्रकार का चावल, एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम और एक अन्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम का, को मिलाया जाता है, आपस में दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, इस नए मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है, वह अनुपात ज्ञात करें जिस अनुपात में दोनों को मिलाए। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, और आप लोग इसको अगर आपको तरीका पता नहीं तो आपको या तो छोड़ दीजिएगा या आपको लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई करिएगा। इसको एलिगेशन मेथड से हम बनाएंगे। कैसे, देखिए तो एक 20 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसको यहाँ पर लिख लिया, 40 वाला हम यहाँ पर लिखेंगे। जब एलिगेशन रहेगा और दोनों को मिलाने पर कितना मिश्रण बनता है 32। तो जब एलिगेशन तभी लगेगा कि ये मिडिल वाला पार्ट जो है इससे एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। देखिए यहाँ 20 से 32 बड़ा है और 40 जो है 32 से 20 से 32 बड़ा है, और यहाँ पर 40 जो है 32 से बड़ा है, यानी एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, तब एलिगेशन लगता है। अब यहाँ पर क्या कि क्रॉस में माइनस कर दीजिए, तो 32 में से 20 गया कितना आएगा, तो बोलिएगा 12 आएगा। 40 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। ये दोनों के बीच क्या रेशियो लग गया, 4 से इसको काटिए 2 बार में, 4 से इसको काटिए 3 बार में, यानी 2:3, यानी 2:3 इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। देखिए ऐसे बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए आप लोग की डिमांड पे था कि सर आप 6 to 8, 9 to 10 सब के लिए लेकर आइए। कॉमन पेपर एक तरह का सभी के लिए आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 39, कहता है कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो कितना दे रखा है 78 दे रखा है। 4 क्रमागत होता है तो पहला x होता है, दूसरा क्या होता है x+2 होता है, 1 होता है, उसके बाद क्या होता है x+2 हो जाएगा, उसके बाद x+3 हो जाएगा। तो 4x है तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 1 2 3 3 6 हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा 78। ये उधर जाते कितना हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कितना आएगा आपका 72 आएगा। 4 से इसको भाग कीजिए, कितना आएगा आपका 18 का 72। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है x+3 है, तो 18 में 3 जोड़ दे 21 होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34। एक व्यक्ति 2130 रुपये को अपने 3 बेटों के बीच एक निश्चित अनुपात में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, जिसके अंदर पहले और दूसरे का अनुपात दे रखा है 5:3 दे रखा है, और पहले भाग और तीसरे भाग का बीच कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है। तो तीनों बेटों को प्राप्त राशियां ज्ञात करना, तीनों बेटों को कितना कितना मिला। ठीक है, देखिए पहला अगर मान लिया पहला बेटा को ए नाम देते हैं, दूसरा को क्या देते हैं हम बी नाम दे देते हैं। इन दोनों का अनुपात पहला है 5:3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है
पहला और तीसरे का, तो पहला का तो ए हो जाएगा, तीसरे का हम सी नाम दे देता हूँ। क्या? तीसरे का हम सी नाम देते हैं। इसका अनुपात हो जाएगा 5:7। अब देखिए कि जो यहाँ दोनों ए है, क्या रेशियो में दोनों समान है? तो यहाँ देखिए दोनों समान है। अगर समान नहीं होता तो हमको समान इक्वल करना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप इजी कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों का अनुपात कितना? ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा आपका 7। तो अब देखिए तीनों को जोड़कर हम इसके बराबर करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सब में डिजिट आप देखा जाए तो सब में एक ही तरह का डिजिट दे रखा है ना। सब में एक ही तरह का क्या दे रखा है? डिजिट दे रखा है। तो करना क्या है यहाँ पर? देखिए पहले 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए पहला ऑप्शन वो होगा, यानी ए का वैल्यू होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए क्या 5 से डिवाइड है? नहीं है, ये वाला डिवाइड हो रहा है 5 से। तो पहले ये इसका मतलब यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है 710। तो ऑप्शन से आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इस क्वेश्चन को बनाने में सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 का रूल क्या आपको पता है? 3 से देखिए 3 से डिवाइड है कि नहीं, देखिए जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 या 6 कितना हो गया? 12। यानी 3 से डिवाइड, इस तरह से भी 7 से डिवाइड। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाइएगा तो ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैथ से खेलना सीखे, उसमें नहीं कोई हावी हो जाए, मैथ आप पर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा, इसलिए रिलैक्स होकर बनाया भी करें। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 35। ये क्वेश्चन को देखते हो बहुत सारे क्या छोड़ देते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है। क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ? 2 गुने 3 बराबर 6। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए इस सब के बराबर हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। तो यहाँ से 2 का वैल्यू कितना आएगा? देखिए 2 पर x दे रखा था, 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? k टू द पावर 1/x आएगा। तो इसी तरह से क्या आएगा आपका? 3 का निकालेंगे तो 1/y हो जाएगा। तो 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? k टू द पावर 1/x इंटू 3 पर क्या लिखा आएगा? k टू द पावर 1/y लिखा जाएगा। और 6 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? k टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी, k टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका, k टू द पावर हो जाएगा -1/z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/z हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, आप लोगों को पता है। दोनों तरफ यहाँ बेस सेम हो जाती है, इक्वल भी हो जाएगा, यानी बेस हट भी जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद हटा दे रहे हैं, यानी 1/x प्लस 1/, आप लोग को पता हो तो बिल्कुल ईजी है। अब -1/z, अब -1/z को इस तरफ लेके आ जाइए तो क्या आएगा? 1 + x 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 36 कहता है कि एक छोटे थैले में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का 10 रुपये के एक एक सिक्के हैं। सबका एक एक सिक्के एक थैले में रखा हुआ, ठीक है। कहता है 2 सिक्कों को कितने तरीके से निकाला जा सकता है कि प्रत्येक स्थिति में धनराशि जो है 10 रुपया से कम होना चाहिए। 10 रुपया से 2 सिक्का ही आपको निकालना। मान लीजिए पहली बार हम 1 और 2 को निकालते हैं, तो पहला तरीका 10 से कम है, कोई दिक्कत नहीं। 2 और मान लीजिए दूसरे बार में 2 से 5, 7 ये भी कम है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 1 और 5 भी कर सकते हैं, यानी 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उस थैले से हम पैसा निकाल सकते हैं जो 10 रुपया से क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देखिए कोई और तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं 5 और 10 को जोड़ते हैं तो क्या 10 से ज़्यादा होगा? 2 और 10 को जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। 1 और 10 को जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ही तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं? बैग से पैसे निकाल सकते हैं जो 10 से क्या होगा? कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना दे रखा है, पुरुष में 10% और महिला में 16% की वृद्धि होती है और जनसंख्या कितना हो जाती है? इतना हो जाती है, ठीक है। तो कस्बे में पुरुष की जनसंख्या, देखिए इसको अगर बनाना चाहिएगा तरीके से तो समझिए लॉन्ग प्रोसेस को ऑप्शन से बना लीजिए। किसकी संख्या निकालना है? पुरुष। इसमें मान लीजिए हम पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन उठा लेते तो यहाँ पर निकाल लीजिए 5600 का कितना? 10% है ना। देखिए 5600 का 10%, तो यहाँ पर देखिए 5600 अगर हम पुरुष उठाते हैं इसका 10% तो बढ़ा कितना? यानी 110 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 होगा। अब उसके बाद कितना होगा? 5 6 11 हो जाएगा।
11 के 1 और उसके बाद 6, यानी इतना आएगा। पुरुष कितना आया? इतना आया। देखिए हमने इसको पुरुष माना था स्टार्टिंग में, तो इसमें महिला कितना होगा? 9600 में से अगर हम 5600 को घटा देंगे तो उसमें महिला कितना हो जाए? तो महिला आपका हो जाएगा यहाँ पर 4000। कितना आएगा? 4000। 4000 का हम क्या निकालेंगे? आप 16% वृद्धि होता है, यानी 116 का मान निकालना है। नीचे हो जाएगा आपका 20, तो 20 से 20 कट गए, इसको गुना कर दीजिए। 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा, 11 चौका 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 44 और 2 46। तो अब देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए। अगर हम दोनों को जोड़ने पे इतना आता है तो समझिए कि हम जो ऑप्शन लिया था वो सही होगा। तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है? देखिए आ गया 10,800। तो कहने का मतलब इसको अगर आप मेथड से बनाइएगा तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑप्शन से कर लिया इसको सॉल्व, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उसी तरह से उसको सॉल्व भी करना पड़ता है। कभी ऑप्शन से आप कर लीजिए, कभी आपको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 18 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई बताना। देखिए पुल की लंबाई के कहने का, देखिए पुल की लंबाई बताना। अगर मैं दूरी निकालता हूँ, जैसे स्पीड दे रखा और समय दे रखा, अगर हम दूरी निकालेंगे तो जो दूरी आएगा वह पुल प्लस क्या आएगा? ट्रेन, दोनों का आएगा, यानी पुल प्लस ट्रेन दोनों का सम निकलेगा। तो उसके बाद जो आएगा उसके बाद हम 100 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पुल की लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो 72 में हम समय से, यानी कहने का हम तो चाल में समय से गुना करते हैं, तो दूरी निकल कर आए तो 72 गुने कितना हो जाएगा? तो 72 को पहले हम क्या करेंगे? इसको किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, और गुने फिर ये 18 सेकंड दे रखा, तो 18 से 18 कब कटिए, दोनों गुना कीजिए, कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। तो ये जो 360 आया ये ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, यानी दोनों की लंबाई आया। जिसमें ट्रेन की लंबाई हमको 100 दे रखा, तो पुल की लंबाई कितना होगा? 100 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 200 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 260 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हो रहा मैथ, अब खत्म होगी, 8-10 मैथ रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है कि नाइक्रोम तार की निम्न में से क्या क्या विशेषता है? नाइक्रोम तार की आपको विशेषता बताना है कि इसमें क्या क्या विशेषता होता है। तो देखिए उच्च प्रतिरोध होता है, सही बात है, उच्च गलनांक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 से अधिक हो रहा है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 40। क्वेश्चन 40 कहता है निम्न में कौन सा वे पादप या कोशिका द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हैं? तो यहाँ पर देखा है तो अफीम भी हो जाएगा, रेस्पर्निन भी हो जाएगा, कॉर्क भी हो जाएगा, तीनों हो जाए, ए बी और सी तीनों। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका भी डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका संवेदिक सूचना के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थैलेमस। और थैलेमस जो होता है मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। एक यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोथैलेमस। क्या लिखा हुआ? हाइपोथैलेमस। जो भी मस्तिष्क का क्या होता है? अग्रभाग होता है। ये ब्लड प्रेशर, ताप, प्यास, भूख सबको क्या करता है? ये इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह गति नियंत्रण, संवेदन, शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 42 कहता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के किस गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है? किस गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 43 कहता है सफेद जंग रोग होता है। तो आपको बताना ये किससे होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एल्ब्यूगो। याद देखिए एल्ब्यूगो से ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक है? कौन सा गुण जो सहसंयोजक यौगिक है? निम्न गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे बी में ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है,
उसके बाद जल में अविलय और उसके बाद कार्बनिक विलायकों में विलय होता। तो कहने का मतलब यहाँ पर तीनों सही और राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 45 कहता है किसी बिलियन का पीएच मान 7 और 14 में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका रिप्रेजेंटेटिव यानी किसका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए 7 से 14 वृद्धि का मतलब होता है कि हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है हाइड्रोक्साइड में, क्या होता है वृद्धि, यानी क्षार की मात्रा क्या होता है, यानी उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर 7 से अगर हम 0 की तरफ जा रहे हैं, 7 से 0 की तरफ, इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या होगा, घटेगा, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा, और इस तरह से एसिड होता है स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर जिंक, याद रखिए जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 47 कहता है यूरोपीय संघ के सखारोध मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था। आपको बताना है किसे चुना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 48 अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया। तेज जो चक्रवात का एक नेम है उसका नामकरण किसने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा भारत, यानी 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल डगलस, याद रखिए माइकल डगलस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 IOC 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी, किसे शामिल करेगी। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितने साल के बाद वापसी हो रहा था, याद रखिए 128 वर्ष के बाद इसकी वापसी का प्रतीक है भी, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 51 कहता है चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन, चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन जो है आपको बताना है संबंध किससे ये संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये श्रीलंका से है, तो राइट आंसर आपका सी। ये देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 52 कहता है युवा मितान परिवहन योजना का शुभ आरंभ कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। कमेंट सेक्शन में बताइए छत्तीसगढ़ का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 53 कहता है कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में कौन है। कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पेंच गंगा भी हो जाएगा, पंचगंगा जिसको बोला गया, उसके बाद घाट प्रभा भी है और कोयना भी है। इसके अलावा और भी होता है, भीमा होता है, तुंगभद्रा भी होता है, मूसी भी होता है। तो खैर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है भी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि सेन कोट्टा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है। सेन कोट्टा दर्रा जो है निम्न में से किसे जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, त्रिवेंद्रमपुरम को मदुरई से जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 55 भारत में पाए जाने वाले गद्दी, गद्दी एक जनजाति है, किस राज्य से संबंधित। आपको बताना है कि गद्दी जो किस राज्य से संबंधित है। तो 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। मुंडा कहाँ से संबंधित है, मुंडा हो जाएगा झारखंड से। भील कहाँ से, कुछ कुछ चीजें याद रखिए इंपॉर्टेंट, भील हो जाएगा आपका राजस्थान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 का था निम्न में से कपास के उत्पादन के लिए कौन सा आदर्श स्थिति है। कपास के उत्पादन के लिए कौन सा आदर्श स्थिति है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए 15 से ऊपर यानी 20 से 30 तक, कहने के ऊपर की बात है तो ये भी सही हो जाएगा।
गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य उपज भूमि। जब दो सही हुआ तो राइट आंसर आपका सीधा यहाँ पर ही मारिएगा, जब दो जैसी हुआ CSSD हो जाए। लेकिन तीसरा भी देख लीजिए, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 57 का था, भारत में पाए जाने वाले कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है? कितने ऊंचाई के बीच ये पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2500 से 45 मीटर इसका ऊंचाई पे, याद रखिएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 58 कहता है कि सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव ज्वालामुखी हमेशा इससे कहा तो उद्गार को निकलता रहता है। ठीक है, तो बताना है कि सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है। तो यहां पर देखा जाता है किलाऊ, बैरमदीप, कोटापैक्सी, तीनों का तीनों है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। क्यालू कहाँ? तो याद रखिए हवाई द्वीप यानी अमेरिका में, और बैरम आपको पता है भारत में का अंडमान में। ठीक है, और कोटापैक्सी कहाँ थे? इक्वेडोर। इक्वेडोर किस महादेश में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 59 कहता है निम्नलिखित में से अमरकंटक की नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक जो है किन नदियों का उद्गम स्थल है? तो आप बोलिएगा सोन का भी है, नर्मदा का भी है, जो जिला का भी है, एक होता है महान नदी उसका भी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप ही लोग के डिपार्टमेंट पे आया है ये वीडियो। ठीक है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है निम्नलिखित में से गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत में ये कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में। कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है, और इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1952। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 61 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1909 मार्ले मिंटो सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? किस विद्वान को मानना था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। याद रखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 63 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले, आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले विद्रोह कौन सा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह। याद रखिए बंगाल का सिपाही विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था, कब हुआ था? 1764 में। याद रखिए 1764 में। वेल्लौर का सिपाही विद्रोह की अगर बात करते तो ये हुआ था 1806 में। कच्छ का विद्रोह की अगर बात करते तो ये हुआ था 1819 से 31, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 64 कहता है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेलर और आउटरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 65 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 66 कहता है पंजाब महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? पंजाब महासभा की स्थापना में इसमें से कौन शामिल नहीं थे आपको बताने हैं। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एम.जी. रनाडे। याद रखिए एम.जी. रनाडे जो है शामिल नहीं था। बाकी जी सुब्रमण्यम, पी आनंद करचालू ये सब इसमें क्या थे? शामिल थे। इसकी स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा तो 1884 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 67 कहता है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो याद रखिएगा कौन सी घटना था? तो चौरी चौरा कांड। याद रखिए चौरी चौरा कांड था, और ये कब घटा था ये भी याद रखिएगा। तो 5 फरवरी 1900
1922 को, 5 फरवरी 1922 को घटी थी। और इसी घटना के बाद से गांधी जी ने 11 फरवरी, अभी याद रखिए 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्थगित कर दिया था। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। तो याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर है आपका 68, कहता है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। भगत सिंह का स्मारक जो है ये कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, ये फिरोजपुर में। याद रखिएगा, फिरोजपुर में। अब देखिए भगत सिंह की फांसी कब दिए गए थे, भी याद रखिएगा, तो 23 मार्च 1931। इसके साथ और कौन कौन थे वो भी याद रखिएगा। भगत सिंह तो हो गए, उसके बाद राजगुरु, उसके बाद सुखदेव, ये तीनों को क्या किया था, फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 69। अलाउद्दीन के रणंत भौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। अलाउद्दीन के रणंत भौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शक्र सिंह। याद रखिए शक्र सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 70, कहता है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 40 MCQ जो सभी क्लास के लिए हैं, क्लास 6 to 8 फिर से बता देता हूँ, क्लास 6 to 8 और जो 9 to 10 की जो तैयारी कर रहे हैं और 11 की जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो क्या बेनिफिट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत, हाँ स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लोग को बता दूं मैथ का भी प्रैक्टिस सेट डेली चला सुबह को 8 बजे, और जो क्लास 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो मिलेगा आपको डेली रात को 7 बजे। ठीक है दोस्त, चलिए आइए वीडियो आपको 4 बजे आपको डेली शाम में मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।